Hello and welcome, dear students, to the notebook class. Let us discuss an important section, an important subject, economics. Economics को समझने की कोशिश हम करेंगे फ्रॉम ज़ीरो. वी विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज पहली बार ही अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट और द डिसिप्लिन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो. हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए टू जी तक हम चले जाएंगे, ए टू जी तक का सफ़र पूरा करेंगे. इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, डियर स्टूडेंट्स, ऐसे एज आई सेड अर्लियर कि स्टार्ट से स्टार्ट करना है, शुरुआत से शुरू करना है, बेसिक से. बिकॉज बहुत सारे बच्चों को इकोनॉमिक्स जो है बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है और इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो कभी कभार समझ में नहीं आती है. आपको बता दें, डियर स्टूडेंट्स, जो फैक्ट्स हैं उन पे पहले बात करते हैं. जो रिसोर्सेस हमारे होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेस, वसाइल जिन्हें हम कहते हैं, वो हमारी इनकम हो ये एक रिसोर्स होता है एक हाउस होल्ड के पास. इनकम, ठीक है, इनकम. हमारे पास लैंड हो, वो लैंड की ओनरशिप हमारे पास, ये भी लिमिटेड है, डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, अवेलेबल रिसोर्स, वो लिमिटेड है, डियर स्टूडेंट्स. क्या है? लिमिटेड. आपको समझना पड़ेगा. मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि हम इकोनॉमिक्स को समझने जा रहे हैं, राइट वन. उस इकोनॉमिक्स की बेसिक स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे और ऑब्वियसली हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट, डेफिनेशंस ऑफ द सब्जेक्ट. उसके बाद हम आगे चलते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चले जाएंगे. देन आई बिगिन फ्रॉम कि मैं आपको बताना स्टार्ट किया है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. ठीक है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट्स ट्रू. आपको भी पता है, हमें भी पता है, और अगर आपको नहीं पता तो आइडिया आपको मिल जाएगा. आपको थोड़ा याद अब आ गया, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ये रिसोर्स क्या होते हैं? वसाइल जिन्हें हम कहते हैं. ठीक है, ये वसाइल क्या होते हैं? इनकम एक हाउस होल्ड के लिए रिसोर्स है. ये इसके पास अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है. लैंड जो है एक रिसोर्स है, ये हमारे पास लिमिटेड है. सिमिलरली हमारे पास और 2-3 एग्जांपल्स आपको दे देते हैं. अगर हमारे पास नेचुरल रिजर्व्स है, नेचुरल रिजर्व्स है, ठीक है, ये भी लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है. सो जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल, डियर स्टूडेंट्स, है, वेदर वो नेचुरल रिजर्व्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है, लैंड है, या एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की इनकम है, ये लिमिटेड होती है. ये फैक्ट है. ठीक है. बट अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, ह्यूमन वांट्स, ये अनलिमिटेड होती हैं. ये, डियर स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड इन टर्म्स ऑफ कैसे? एक इंसान को खाना भी चाहिए, फूड भी चाहिए, ठीक है. एक इंसान को कपड़े भी चाहिए, एक इंसान को शेल्टर भी चाहिए, एक इंसान को उसके बाद कार भी चाहिए, उसको और हाउसेस भी चाहिए और घर भी चाहिए. और अगर इसके पास अच्छे खासे 2-3 घर है तो अब उसको अलग सा एक फार्म हाउस में एक कॉटेज उसको चाहिए. ठीक है. एक ही अगर पीस ऑफ क्लॉथ है तो उसको और बहुत सारे कपड़े चाहिए. अगर उसके पास एक गाड़ी है तो और 10 गाड़ियाँ चाहिए. अब उसको फ्रिज चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए. उसको हर एक मोमेंट पे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है. हमारी जो ख्वाहिशात है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, वो अनलिमिटेड है. ठीक है, ह्यूमन वांट्स जो है ये अनलिमिटेड है. ये हाईलाइट में पॉइंट आपके लिए कर देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको इस डिस्कशन में ये बड़ा काम आएगा, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बड़ा काम आएगा. सो बट जो रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनसे हम ये ख्वाहिशात पूरा कर सकते हैं, वो लिमिटेड है. वो लिमिटेड है. यहाँ आ जाती है वो सिचुएशन कि जहाँ हमें इन दोनों को बैलेंस करना है. ये स्टूडेंट्स, कि किस तरह से इंसान अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, या जो उसकी वांट्स है, अपनी ख्वाहिशात, जो इंसान की वांट्स है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये अनलिमिटेड है. लेकिन सारी ख्वाहिशात पूरी भी नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो रिसोर्सेस अवेलेबल है जिनसे हम इन ख्वाहिशात, इंसानी ख्वाहिशात को, ह्यूमन वांट्स को पूरा कर सकते हैं, वो रिसोर्सेस, डियर स्टूडेंट्स, लिमिटेड है. वो रिसोर्सेस लिमिटेड है उन इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए. किस तरह से? अब कौन सी वांट्स, ह्यूमंस की कौन सी वांट्स पहले पूरी होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी पे, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है. और कौन से रिसोर्सेज को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है सो दैट कि इंसानों की जो ख्वाहिशात है, ह्यूमन वांट्स है, प्रायोरिटी पे वांट्स है, वो पूरी की जाए, क्योंकि सारी तो नहीं हो सकती है. रिसोर्सेज अब
टर्मिनोलॉजी का थोड़ा यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, ठीक है, स्कार्स मीन्स लिमिटेड। जो रिसोर्सेज स्कार्स है बट ह्यूमन वांट्स जो है ये अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। किस तरह से बैलेंस बनाया जाए कि जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेस है, किस तरह से इन दोनों में बैलेंस बनाया जाए ताकि इंसानों की ख्वाहिशात भी पूरी हो और अवेलेबल रिसोर्सेस से ही ये ह्यूमन वांट्स पूरी हो। अब हम ये जानते हैं कि जो अनलिमिटेड वांट्स ये सारी पूरी तो नहीं होगी, लेकिन अब कौन कौन सी वही इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे ह्यूमन वांट्स हैं, उन्हीं को किस तरह से पूरा करें गिवन द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, गिवन द लिमिटेड रिसोर्सेज। इन दोनों में किस तरह से स्ट्राइक बैलेंस करें डियर स्टूडेंट्स। लिमिटेड रिसोर्सेज और स्कार्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, इन दोनों में किस तरह से स्ट्राइक बैलेंस करें ताकि एक वो पॉइंट या पोजिशन पे हम आ जाएं कि इंसानों की ख्वाहिशात भी कुछ कुछ पूरी हो जाएं, सारी नहीं हो सकती है, और हमारे रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूज़ हो, या जिसे आप जुडिशल यूज़ कहेंगे, जुडिशल यूज़ हो, या इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में इसे आप सस्टेनेबल यूज़ कहते हैं, सस्टेनेबल यूज़ हो, विच मीन्स कि इन रिसोर्स को हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारी ख्वाहिशात भी पूरी हो, प्रायोरिटी की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो, और ये रिसोर्सेज बचे भी रहें हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए। डियर स्टूडेंट्स, टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन, आपको आम भाषा, आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इतना सारा टाइम मैं पहले ही दे रहा हूँ, आगे हमें चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन स्कार्स रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स विच आर अनलिमिटेड, इन दोनों में किस तरह से स्ट्राइक बैलेंस हो और इंसान अपनी ख्वाहिशात पूरी करे और सेटिस्फेक्शन उनको मिले और हमारे रिसोर्स भी बचे रहें और इस्तेमाल उस तरह से हो ताकि आज भी हम उनसे वांट्स पूरी कर पाएँ और आगे आने वाले जनरेशन्स तक वो भी हम बचा पाएँ। द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स essentially primarily deals with this problem. Dear students, the problem of scarcity. सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझ आ जाना चाहिए, प्राइमरीली आपकी समझ ये होनी चाहिए, जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ये डील करता है हमें समझाने के लिए कि जो लिमिटेड या स्कार्स रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, इन दोनों में किस तरह से हम बैलेंस स्ट्राइक करें ताकि रिसोर्स पूरी तरह एक बारी ही ख़त्म ना हो और ह्यूमन वांट्स हैं वो भी पूरी होती रहें। दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बच्चे को समझ आ जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन, डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ डिसिप्लिन, अ फील्ड ऑफ नॉलेज। अब दूसरा पॉइंट, इट्स अ डिसिप्लिन और अ फील्ड ऑफ नॉलेज कहिए इसे, इट्स अ फील्ड ऑफ नॉलेज डियर स्टूडेंट्स, लाइक any other discipline like political science, like history, like English जिनका सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स इज़ अ डिसिप्लिन और अ फील्ड ऑफ नॉलेज जो किससे डील करता है, प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या होनी चाहिए, इट टेल्स अस और टीच, ये बता देता है हमें कि किस तरह से स्ट्राइक बैलेंस करें बिटवीन स्कार्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, सो दैट ह्यूमन वांट जो ह्यूमंस को हो उन्हें सेटिस्फेक्शन मिले बाय यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। सो कमिंग टू सर्टन इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, फर्दर अंडरस्टैंडिंग जिससे हमें और समझ आए। पहला पॉइंट आई होप कि क्लियर है। आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिसिप्लिन फील्ड ऑफ नॉलेज है लाइक एनी अदर डिसिप्लिन, बट दिस इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस डियर स्टूडेंट्स। वाई इट इज सोशल साइंस? इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर like sociology, like history, like political science. It studies human behavior. That's why it is called social science. It studies human behavior in relation to use of scarce resources to satisfy unlimited human wants. अभी आपको समझा रहा था, ये इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन है, फील्ड ऑफ नॉलेज है, इट्स अ सोशल साइंस, इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर ये पढ़ता है किस तरह से हम स्कार्स रिसोर्सेज को, जिनका एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे रहा था, कि यूज़ किया जाए ताकि इंसान की अनलिमिटेड जो ख्वाहिशात हैं उन्हें हम पूरा कर पाएँ। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन का हेल्प करता है टू एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल्स, किस तरह से इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स चॉइसेस मेक करते हैं, हाउ दे मेक चॉइसेस, व्हाट डज दैट मीन, किस तरह से चॉइसेस मेक करने का मतलब कि एक हाउस होल्ड के पास, एक इंडिविजुअल के पास या हाउस होल्ड के पास डियर स्टूडेंट्स अगर 100 रुपया है, इस 100 रुपये में ख्वाहिशात इस हाउस होल्ड की है 1000 ख्वाहिश, इसे घर भी खरीदना है, सिर्फ खाना खाना है, कपड़े लाने हैं, गाड़ी लानी है, मकान बनाना है, ज़मीन खरीदनी है, बहुत सारे ख्वाहिशात हैं। लेकिन किस तरह से इसी लिमिटेड 100 रुपीज़ में, ये 100 रुपीज़ इस हाउस होल्ड के लिए रिसोर्स है डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ इट? इट इज़ रिसोर्स।
और ये लिमिटेड है, स्कार्स रिसोर्स है। इस 100 रुपीज़ में किस तरह से ये फैसला करे, चॉइस मेक करे कि इस 100 रुपये से कौन सी ख्वाहिश पूरी करनी है। दिस एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ दिस इंडिविजुअल मेक्स चॉइस ऑफ व्हाट, choice of spending this 100 rupees on different to satisfy his different wants। ठीक है, अपनी अलग अलग ख्वाहिशात पूरी करने के लिए किस तरह से अपना 100 रुपया खर्च करेगा। how he will make choice, how an individual will make choice, how an household will make choice, how similarly a firm, a government will make choice under the conditions of society, which means कि किस जो हालात उस वक्त के समाज में होंगे, उसी समाज उन्हीं हालात में रह के किस तरह से एक इंडिविजुअल, एक फर्म, एक गवर्नमेंट फैसला करे, उसके पास जितनी भी इनकम होगी, रिसोर्सेज होंगी, किस तरह से वो फैसला करें, उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि उसकी ख्वाहिशात पूरी हो, और कौन सी ख्वाहिशात पहले वो पूरी करेगा, कौन सी बाद में। दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर डियर स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ द यहाँ पे हमारी मदद जो होती है इकोनॉमिक्स होती है। इकोनॉमिक्स हमें ये समझा देता है, एक्सप्लेन करता है हाउ चॉइसेस आर मेड अंडर द कंडीशंस ऑफ सोसाइटी, मेड बाय होम, मेड बाय इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट एक्सेट्रा। राइट डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट किससे डील कर, ये डिसिप्लिन आपके साथ किससे डील करता है। देर आर सर्टन, अब एज आई सेड जो रिसोर्सेस है वो स्कार्स है। स्कार्स मीन्स लिमिटेड। रिसोर्स स्कार्स है तो प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम अराइज होती है डियर स्टूडेंट्स। कौन सी प्रॉब्लम अराइज होगी, अगर ह्यूमन वांट जो है वो अनलिमिटेड है, लिख के रख देते हैं, अब आपको याद होना चाहिए ह्यूमन वांट्स और अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट, बट रिसोर्सेस आर स्कार्स। जब हम कोशिश करते हैं इन दोनों में स्ट्राइक बैलेंस कर पाएँ कि किस तरह से इंसानी ख्वाहिशात को, ह्यूमन वांट्स को हम फुलफिल कर पाएँ गिवन द स्कार्स रिसोर्सेज, गिवन द लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम अराइज होती है। कौन सी प्रॉब्लम, कि हम क्या प्रोड्यूस करें। अगर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पीस ऑफ लैंड है, उस पीस ऑफ लैंड पे हम राइस उगा सकते हैं, उस पे हम बिल्डिंग भी बना सकते हैं, उस पर बिल्डिंग भी बना सकते हैं। अब राइस बनाना ज़रूरी होगा या पीस ऑफ लैंड तो एक ही है, या बिल्डिंग बनानी ज़रूरी है। व्हाट टू प्रोड्यूस इसे हम कहते हैं, ये प्रॉब्लम राइज होती है। व्हाट टू, अब क्या प्रोड्यूस करें, बिकॉज इंसान की ख्वाहिश है कि उसे घर भी बनाना है, लेकिन और क्रॉप्स भी उगाने हैं, राइस भी उगाना है, ये उसकी ख्वाहिशात है विच आर अनलिमिटेड। दीज आर मल्टीपल वांट्स बट रिसोर्स एक ही है, पीस ऑफ लैंड। इस पर क्या करें, प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस की आ जाती है। देन डियर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम दूसरी अराइज होती है ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड ड्यू टू द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। दूसरी एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि किस तरह से हम प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, विच मीन्स एक इकोनॉमी में हम क्या लेबर लगाकर ये कोई भी जो गुड है, वेदर वो पेन है, वेदर वो बुक है, वेदर वो कोई और गुड है, कोई और चीज़ है, उसे लेबर का इस्तेमाल करके बनाएं या मशीनरी का इस्तेमाल करके बनाएं या दोनों का इस्तेमाल करके बनाएं, ये प्रॉब्लम अराइज होती है। किस तरह से प्रोड्यूस करें, इसे हम हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम अराइज होती है इसी प्रॉब्लम। एंड और थर्ड और एक प्रॉब्लम, अब अगर हमने या लेबर या मशीन या दोनों का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई गुड बनाया, वेदर हमने पेन बनाना है, बुक बनाना है, जो भी बनाई है, कुछ भी बनाया है, अब ये किसको दे। इकोनॉमी में, हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग होते हैं, अमीर भी है, गरीब भी हैं। अब किसको ये प्रोडक्ट जाके दे दें, किसके लिए बनाएं, किसके लिए हम बनाएं, ये प्रॉब्लम होती है। कैसे होती है, जिसमें रिच के पास मकान बना है, उसके पास खाने के लिए पैसे भी हैं, खाना भी है, कपड़े भी है, मकान भी है। गरीब के लिए, गरीब के पास जो पुअर पर्सन है उसको खाना ढूंढना है, उसकी पहली प्रायोरिटी खाना है, कपड़ा है, मकान है, पहली प्रायोरिटी। लेकिन गरीब, अमीर के पास ये सारी चीज़ें हैं। अमीर को अब गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, और ज़मीन चाहिए, ठीक है, और लग्जरी चीज़ें चाहिए, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर उसको चाहिए। लेकिन गरीब को मकान, कपड़ा, रोटी जो है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ये इसकी पहली प्रायोरिटी है। अमीर के पास ये चीज़ें ऑलरेडी होती है, उसकी ये प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेस डियर स्टूडेंट्स, जैसे बार बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, रिसोर्सेस स्कार्स है डियर स्टूडेंट्स, रिसोर्सेस आर स्कार्स, ये बड़ा आपने याद रखना है, रिसोर्सेस आर स्कार्स, स्कार्स रिसोर्सेस हैं। तो हम इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अब हम कार बनाएं एक अमीर के लिए,
रिसोर्स का इस्तेमाल करके या गरीब के लिए उसके लिए मकान बनाएं या उसके लिए कपड़े बनाएं, ये प्रॉब्लम आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को हम फॉर होम टू प्रोड्यूस कहते हैं कि अब किसके लिए बनाएं। ये 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं ड्यू टू स्कार्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स फंडामेंटल इन्हीं फंडामेंटल क्वेश्चंस के साथ डील करता है अभी तक। डियर स्टूडेंट्स, लेट इसको शॉर्ट करते हैं, लेट्स मेक इट शॉर्ट, और लेट्स जो लॉन्ग स्टोरी है इसे शॉर्ट करते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब कि अभी तक हमने सीखा कि इकोनॉमिक्स डील्स विद, economics is a discipline, it is a field of knowledge, it's a social science which deals with human behavior, which studies human behavior. It studies human behavior, how humans satisfy their unlimited wants by using scarce resources, by using limited resources. Economics explains how individuals, how firms, how government, and how the companies make choices under the conditions of society, जो भी condition society में होंगी. Their students economics subject deals with the fundamental questions: what to produce in an economy, how to produce anything in an economy, and for whom to produce. ये सारी चीज़ें मैं इन डिटेल आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को, इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन को, इस फील्ड ऑफ नॉलेज और इस सोशल साइंस को अब हम आगे से इसे सोशल साइंस कहेंगे। अभी तक हमें समझ आया कि ये अब एक सोशल साइंस है। इस सोशल साइंस को बेहतर से समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स, हमें इटमोलॉजिकल मीनिंग इस सोशल साइंस की देखनी पड़ेगी। एटिमोलॉजिकल मीनिंग का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, कि इस इकोनॉमिक्स का ओरिजिन, वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है और इसकी मीनिंग क्या है, और जो अभी तक हमने समझा है क्या उस वर्ड की मीनिंग भी वही है जो अभी तक हमने समझा है, क्या उस वर्ड की डेफिनेशन भी, डेवलपमेंट भी ऐसे हुई है जो अभी तक हमने समझा है। इटमोलॉजिकल मीनिंग इस सब्जेक्ट की समझना बहुत ज़रूरी है टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट, और द सोशल साइंस किसके साथ, किन किन चीज़ों के साथ डील करता है। डियर स्टूडेंट्स, इटमोलॉजिकल मीनिंग पे आ जाते हैं, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। जो डियर स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये ओरिजिन हुआ है एंशंट ग्रीक लैंग्वेज से। 2 वर्ड से हुआ है, 2 वर्ड से। पहली चीज़ आपने याद रखनी है, फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपने याद रखनी है, द वर्ड इकोनॉमिक्स, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम एंशंट ग्रीक लैंग्वेज, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओक्योनोमिया। ओक्योनोमिया 2 वर्ड्स है डियर स्टूडेंट्स, ओक्योस एंड नोमोस, 2 अलग ग्रीक वर्ड से। ओक्योनोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्रीक टर्म्स, 2 ग्रीक टर्म्स हैं ओक्योनोमिया, जो एक है ओक्योस एंड दूसरा है नोमोस। कुछ कुछ किताबों में आपको निमीम भी मिलेगा, सेम मीनिंग है, कोई इशू नहीं है। नोमोज यहाँ पे आप पढ़ लें या निमीम भी आप लिख लें, कोई मसला नहीं है, कुछ किताबें निमीम भी लिख देगी हैं। सो ओक्योस का क्या मतलब है, अब हम एटिमोलॉजिकल मीनिंग पे आ गए ना, ओरिजिन क्या है, रूट क्या है इस वर्ड का। एक ओक्योनोमिया से निकला है, ग्रीक लैंग्वेज का, एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ओक्योनोमिया, और ये ओक्योनोमिया है, ये 2 टर्म से बना है। किन किन टर्म से, एक है ओक्योस और दूसरा नोमोस। क्या मतलब है ओक्योस और नोमोस का? ओक्योस का मतलब डियर स्टूडेंट्स हाउस होल्ड और फैमिली है। सिंपली यहाँ आपके लिए ओक्योस का मतलब हाउस होल्ड और फैमिली, हाउस होल्ड और फैमिली। और नोमोस का क्या मतलब है, नोमोस की मीनिंग क्या है? नोमोस मीन्स डियर स्टूडेंट्स लॉ, और इट मीन्स रूल, और इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन, और डियर स्टूडेंट्स इट मीन्स मैनेजमेंट, इट मीन्स मैनेजमेंट। कलेक्टिवली अगर हम देखें कि ओक्योस एंड नोमोस का क्या मतलब है और ओक्योनोमिया का क्या मतलब है, ओक्योनोमिया का क्या मतलब है, कलेक्टिवली अगर देखें, अभी तक हमने देखा ओक्योस का क्या, ओक्योस की मीनिंग हाउस होल्ड और फैमिली है, नोमोस लॉ, रूल, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ओक्योस और नोमोस, ओक्योनोमिया कलेक्टिवली अगर इसकी मीनिंग हम डियर स्टूडेंट्स देख लें, इट मीन्स हाउ एन हाउस होल्ड, हाउ a household or family, ओक्योस का यही मतलब है, किस तरह से अपना फैमिली, अपनी फैमिली या हाउस होल्ड मैनेज करता है। हाउ अ हाउस होल्ड मैनेजेस हिज इकोनॉमिक अफेयर्स, हाउ अ हाउस होल्ड मैनेजेस हिज इकोनॉमिक
अफेयर्स इज़ द कलेक्टिव मीनिंग ऑफ ओक्योनोमिया। डियर स्टूडेंट्स, ये इकोनॉमिक अफेयर्स क्या है? अगर हम अभी तक ये समझे कि ओक्यो एंड नोमिया और ओक्यो or nomos, household management, is the meaning of these two Greek terms, then what is the meaning of the oikonomia or what is the meaning of economics? क्योंकि economics इन्हीं दो terms से निकला है. It means how a household manages his or her economic affairs. So what are these economic affairs then, dear students? ये इकोनॉमिक अफेयर्स क्या है जो एक हाउस होल्ड को मैनेज करने हैं? डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको बता रहे थे कि किस तरह से एक हाउस होल्ड अपने वांट्स को पूरी करें given the limited resources. एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझने की कोशिश करें। किस जो एक हाउस होल्ड है उसके पास लिमिटेड इनकम की अगर बात करें, वो हम मान के चलें कि इनकम इज़ हिज रिसोर्स। इनकम इज़ अ रिसोर्स ऑफ हाउस होल्ड। ये महाना पर मंथ इसकी इनकम 1000 रुपये है, लेकिन इस 1000 रुपये में इसे ख्वाहिशात जो अपनी वांट्स जो अपनी पूरी करनी है, वो इसको खाना भी खाना है, पूरे महीने का कपड़े भी लाने हैं, इसको मकान भी बनाना है, गाड़ी भी लानी है, ज़मीन भी और ख़रीदनी है, लग्जरी चीज़ें लानी है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ख्वाहिशात हैं इसकी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से इस लिमिटेड इनकम में, लिमिटेड रिसोर्स में अपनी ख्वाहिशात को ये पूरी करता है? वही ख्वाहिशात जो इसके लिए पहली प्रायोरिटी पे ज़रूरी है, जो प्रेफर्ड है इसके लिए, जो पहली प्रेफरेंस पे इसको पूरी करनी है। किस तरह से लिमिटेड इनकम के साथ ये अपनी वांट्स, ख्वाहिशात को पूरी करता, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ये दिस इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एंड हाउस होल्ड मैनेजेस हिज इकोनॉमिक अफेयर्स। इसको थोड़ा सा फर्दर अगर जाएंगे कि एक हाउस होल्ड जो है इसको पहले इनकम कमानी है, तो कमाने के लिए ये कहाँ जाएगा और कमाने के कैसे कमाएगा? खुद को बेच के, विच मीन्स अपनी लेबर बेच के, अपनी लेबर सर्विस दे के ये इनकम कमाएगा। पहले ये देखना है इनकम कमाई है तो कितनी इनकम है, क्या ये इतनी इनकम है कि इसकी सारी ख्वाहिशात एक साथ पूरी होगी? नहीं हो सकता, क्योंकि इनकम लिमिटेड होती है डियर स्टूडेंट्स, इनकम लिमिटेड होती है एक हाउस होल्ड के पास। और इसी लिमिटेड इनकम में किस तरह से अपनी ये ख्वाहिशात पूरी कर लें, किस तरह से अपनी ये ख्वाहिशात पूरी कर लें जो भी इसके अनलिमिटेड वांट्स है। दिस इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड अ हाउस होल्ड मैनेजेस हिज इकोनॉमिक अफेयर्स। अभी तक हम पहले स्लाइड में, पहले बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में यही समझ रहे थे कि इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउ हाउस होल्ड or a family manages you satisfies his unlimited wants by using scarce resources. Again, इस etymological जो etymological meaning of this word है ओक्योनोमिया और ओक्योस एंड नोमस, which means household management। इसका मतलब ही यही निकला है कि how a household manages his economic affairs। and what are the economic affairs? कि इनकम कहाँ से लानी है, कैसे कमानी है, और उस इनकम को इस्तेमाल कहाँ करना है, किस तरह से उसको खर्चा करना है ताकि ख्वाहिशात पूरी हो, जो ख्वाहिशात अनलिमिटेड है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हाउस होल्ड भी उसी जगह आ जाता है, हाउ टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड इनकम एंड अनलिमिटेड वांट्स टू गेट सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ द लिमिटेड इनकम। यहीं पे हम अगेन आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिनल मीनिंग इकोनॉमिक्स की क्या थी ये भी समझनी ज़रूरी है। ओरिजिन पे, रूट पे थोड़ा सा जाएंगे, डेवलपमेंट इस टर्म इकोनॉमिक्स की कैसे हुई है, सो दैट वी कैन रीच टू द लेवल जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के और इम्पॉर्टेंट आगे आने वाले टॉपिक्स को समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अर्लीस्ट सेंस में इकोनॉमिक्स माना जाता था मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड अफेयर्स, अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, और प्रॉपर एलोकेशन ऑफ हाउस होल्ड इनकम, किस तरह से हाउस होल्ड इनकम प्रॉपरली हम एलोकेट करें अलग अलग ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। एफिशिएंट यूज़ ऑफ लिमिटेड हाउस होल्ड रिसोर्सेज, किस तरह से जो हाउस होल्ड के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं डियर स्टूडेंट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, उनको किस बेहतर एफिशिएंटली हम यूज़ कर पाएँ सो दैट कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें मिले, मैक्सिमम वांट्स को हम सेटिस्फाई कर पाएँ। इकोनॉमिक्स की इन अर्लियर सेंस इकोनॉमिक्स वाज रेफर्ड टू द फॉलोइंग, जिन्हें हम देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो हमारी आमदन है, इनकम है, और हमारे जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स, इन दोनों के दरमियान किस तरह से बैलेंस बनाया जाए सो दैट कि इंसानी ख्वाहिशात पूरी हो, एक हाउस होल्ड अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लें। Economics in earliest sense was understand the subject or the discipline which studies how household manages his manage his economic affairs, how he allocates
properly household income, how he efficiently use limited household resources, or how he strike balance between income and expenditure. The students in ancient societies, the household was the basic economic unit. Because the household was basic economic unit, that is why कि हम जब इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हाउस होल्ड बार बार आ रहा है, फैमिली बार बार आ रही है. बिकॉज इन early ancient societies, household was considered basic economic unit and managing it efficiently was essential for the survival. एक हाउस होल्ड के इकोनॉमिक अफेयर्स को या हाउस होल्ड को मैनेज इकोनॉमिक अफेयर्स को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी था फॉर हिज सर्वाइवल. दैट्स वाई हाउस होल्ड पर बार बार बात आ रही है. इकोनॉमिक्स वॉज इनिशियली डियर स्टूडेंट्स कंसर्न ओनली विद फैमिली लेवल रिसोर्स मैनेजमेंट. आपको ये समझना पड़ेगा, जो इकोनॉमिक्स, जब भी आपको इकोनॉमिक्स टर्म का जिक्र कोई भी कर रहा होगा, आपके जहन में बैंकिंग सेक्टर, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रीज़ वगैरह वगैरह जहन में आती होंगी. बट जब हम हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ द सब्जेक्ट की बात करते हैं, इसके रूट्स की बात करते हैं, तो हम समझ, यहाँ पे हमारी समझ बनी है अभी तक कि इकोनॉमिक्स वॉज इनिशियली कंसर्न्ड विद द फैमिली लेवल रिसोर्स मैनेजमेंट. एक हाउस होल्ड किस तरह से, एक फैमिली किस तरह से और हाउस होल्ड किस तरह से अपने रिसोर्सेस को डियर स्टूडेंट्स मैनेज करता है या मैनेज कर पाएगा बेहतर तरीके, एफिशिएंट तरीके से. इकोनॉमिक्स वाज डीलिंग विद द फैमिली लेवल रिसोर्स मैनेजमेंट. लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक हुई है. आगे जब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो इकोनॉमिक्स इन एंशंट ग्रीक थॉट है उसे समझने की कोशिश करते हैं. ज़ेनोफन एंड ओ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज़ेनोफन एंड ओ इकोनॉमिकस, ये दो टर्म्स हैं. जो टर्म ओक्योनोमिया है, ये इट वाज प्रोमिनेंटली यूज्ड बाय ज़ेनोफन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बड़े ही कुछ ही टीचर आपको शायद ये बता दें. ज़ेनोफन, ही वाज द फर्स्ट person who prominently used the term oikonomia. Oikonomia किन्होंने पहली बारी ये oikonomia पहली बारी यूज़ किया है? Xenophon was the person, right? ये आपने याद रखना. Who was the Xenophon? He was a Greek philosopher and a historian. Dear students, Xenophon, he was the first person who prominently used the term oikonomia. And he was a great Greek philosopher and historian. उनकी एक फेमस वर्क है ओ इकोनॉमिक्स. ये इनकी वर्क है, विच मीन्स बुक है किनकी? ज़ेनोफन की. ये बुक है इस बुक का नाम है ओक्योनॉमिक्स. ज़ेनोफन की बुक है जिनमें इन्होंने इस्तेमाल किया है ओक्योनोमिया वर्ड को प्रोमिनेंटली. ये ग्रीक फिलोसोफर और हिस्टोरियन थे. आपको याद रखना, जो ये फेमस वर्क है, ये ओक्योनॉमिक्स, ये डील किसके साथ करती है? डील्स विद हाउस होल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउ ए हाउस होल्ड मैनेजेस हिज इकोनॉमिक अफेयर्स. इसके साथ ये ज़ेनोफन की जो बुक है ओ इकोनॉमिक्स डील करती है. एग्रीकल्चर को किस तरह से मैनेज किया जाए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हाउस होल्ड हेड्स क्या होती हैं, एफिशिएंट किस तरह से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज जो लिमिटेड है उनका बेहतर से बेहतर यूज़ किस तरह से किया जाए. द वर्क ऑफ ज़ेनोफन डील्स विद ऑल दीज एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स. देयर स्टूडेंट्स, जो वर्क है ज़ेनोफन की, दिस इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टमैटिक डिस्कशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. अभी तक आपने सुना होगा अपने टीचर से, Wealth of Nation, an inquiry into the nature and wealth of nation is the first systematic और scientific book on economics. बट इससे पहले भी अभी आपको देखने को मिला है ओ इकोनॉमिक्स by Xenophon, a Greek philosopher and a historian. उनकी जो बुक है ओ इकोनॉमिक्स is considered, अब आप ये याद रखेंगे, is considered one of the earliest systematic discussions of economic organization. थोड़ा आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स. एरिस्टोटल का क्या कंट्रीब्यूशन है हमें समझाने में कि इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन किन चीज़ों के साथ डील करता है, या इस इकोनॉमिक्स टर्म का क्या मतलब है. डियर स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल ने हमें तफरीक करा के दिया है. ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन ओक्योनोमिया एंड क्रिमिस्मैटिक्स. ओके, क्रिमिस्मैटिक्स इज द सेकंड टर्म. ओक्योनोमिया एंड क्रिमिस्मैटिक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी कन्फ्यूजन था बहुत सारे फिलोसफर्स में उस टाइम पे. एरिस्टोटल ने हेल्प की है हमें टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ओक्योनोमिया एंड क्रिमिस्मैटिक्स.
Dear students, according to Aristotle, oikonomia is the natural household management, which means how a household will manage naturally his economic affairs is the meaning of the term oikonomia. But what is the chrematistics? Okay, sorry for my pronunciation. Chrematistics. It means art of wealth accumulation for its own sake. These are two different meanings, dear students. One is oikonomia. It means how a household, head of a family, he earns but he does not accumulates for his wealth for his own sake, for his own self. He spends that wealth on the other family members. And this natural household management is something different than the क्रीमेटिस्टिक्स. क्रीमेटिस्टिक्स इज आर्ट ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन फॉर हिज ओन सेक. जब भी कोई बिजनेसमैन बहुत सारी दौलत सिर्फ अपने लिए जमा करता है और उन पे खर्च नहीं करता है, वेलफेयर प्रोग्राम्स पे खर्च नहीं करेगा, किसी के बेनिफिट में वो पैसा नहीं लगा देगा, दौलत नहीं लगा देगा, तब हम उसे क्रीमेटिस्टिक्स कहते हैं. सो क्रीमेटिस्टिक्स इज अनदर टर्म जो अब आपकी नज़र में आई. इसकी मीनिंग भी इट्स डे स्टूडेंट्स आर्ट ऑफ एक्यूमुलेशन, आर्ट ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन फॉर इट्स ओन सेक. डियर स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल ने कहा है कि इकोनॉमिक्स शुड एम एट वेल बीइंग नॉट अनलिमिटेड वेल्थ एक्यूमुलेशन. दैट इज़ वाई कि ओकोनोमिया से निकला गया जो लफ्ज़ हमारे पास है, टर्म हमारे पास इकोनॉमिक्स है, दैट्स वाई ओकोनोमिया से निकाल के ही ये इकोनॉमिक्स टर्म आया है. अदरवाइज क्रीमेटिस्टिक्स इसका नाम हो सकता था. बट इकोनॉमिक्स डील्स विद, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एंड प्रेजेंट डे में भी हम आगे चल के हमें ये समझ आएगा कि इकोनॉमिक्स डील्स विद the well-being of the people, not only wealth accumulation. आ जाते हैं अर्ली इंग्लिश यूजेज क्या थी इकोनॉमिक्स की. डियर स्टूडेंट्स, अर्ली यूजेज क्या थी? जो टर्म इकोनॉमिक्स है, इट इंटर्ड इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज इन द लेट 16th सेंचुरी. अंग्रेज़ी ज़बान में अब ये इकोनॉमिक्स टर्म कब लाई गई? 16th सेंचुरी में. कब? 16th सेंचुरी में. डियर स्टूडेंट्स, अर्लियर इट वॉज स्पेलिंग, इसको स्पेल किया जाता था ओ इकोनॉमिक्स, OECONOMICS, ओ इकोनॉमिक्स. स्पेलिंग ऐसी इसकी थी, लेकिन इनिशियली उसके बाद इकोनॉमिक्स इसका हुआ. इनिशियली जब इंग्लिश लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स टर्म का इंट्रोडक्शन हुआ इन द लेट 16th सेंचुरी, इट वाज स्पेल्ड एज OECONOMICS, ओ इकोनॉमिक्स, राइट. इनिशियली इट मीन्स, पहले इसका मतलब क्या निकाला जाता था, समझा जाता था, दैट वाज आर्ट ऑफ मैनेजिंग हाउस होल्ड अफेयर्स, जैसे हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे. डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड फैमिली बजटिंग. डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड फैमिली बजटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ओ इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ. ये इनिशियली समझा जाता था. जनरली द मीनिंग एक्सपेंडेड बियॉन्ड द हाउस होल्ड. अब द वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम आगे चले, इस इकोनॉमिक्स का स्फीयर जो है, स्कोप जो है वो बढ़ता गया और मीनिंग हाउस होल्ड से थोड़ा आगे बढ़ी. स्कोप कैसे हुआ, एक्सपेंशन किस तरह से हुआ, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का दायरा किस तरह से बढ़ा, बता देते हैं. पहले हाउस होल्ड मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स से हम समझते थे, बट उसके बाद विलेजेस किस तरह से अपने इकोनॉमिक अफेयर्स को मैनेज करते हैं, सिटीज़ अपने इकोनॉमिक अफेयर्स को, एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, और किस तरह से स्टेट्स इकोनॉमिक अफेयर्स को मैनेज करते हैं, नेशन एंड ग्लोबल इकोनॉमीज़ किस तरह से इकोनॉमिक अफेयर्स जिन पे हम अभी बात कर रहे थे, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. बेसिक प्रॉब्लम्स जो है, फंडामेंटल प्रॉब्लम, फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन से इकोनॉमिक्स डील करने लगी है, बट एट विलेज लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक लेवल. अब इकोनॉमिक्स हमें, इट वाज एबल, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इतना बड़ा, इट वाज एबल टू टेल अस, इट वाज एबल टू मेक अस अंडरस्टैंड, इट वाज एबल टू टेल अस, it was able to deal with how cities, villages, states and national and global economies will manage economic affairs, how they will satisfy their wants using the scarce and limited resources. Dear students, concept of economics itna expand hua from household manage to management of societal and national resources. अब सिर्फ बात household की नहीं रही है, अब बात आई है कि किस तरह से एक society और national resources को manage किया जा सकता है एफिशिएंट वे में, ऑप्टिमम वे में. अब इकोनॉमिक्स का दायरा इतना बढ़ गया. आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और कितनी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हुई है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स बिगिन टू स्टडी. अभी तक हाउस होल्ड फैमिली लेवल रिसोर्स मैनेजमेंट
ही डील हो कर रहा था इकोनॉमिक्स, लेकिन अभी ये पढ़ने समझने लगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह से होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरह से होनी चाहिए, व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम, व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द theories, what are the rules, laws, guidelines for exchanging, for exchange and trade, what are the rules, principles, guidelines for consumption pattern. It starts dealing with पब्लिक फाइनेंस एंड स्टेट पॉलिसीज़। डे स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हाउस होल्ड मैनेजमेंट से इकोनॉमिक्स का दायरा बहुत आगे तक बढ़ा। कहाँ तक? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक्सचेंज एंड ट्रेड, कंजप्शन पैटर्न, पब्लिक फाइनेंस एंड स्टेट पॉलिसीज़। इकोनॉमिक्स को जब हम कहते हैं इट्स अ सोशल साइंस, व्हाट डू वी मीन बाय दैट कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है? इट्स कॉल्ड सोशल साइंस डियर स्टूडेंट्स, वाई? बिकॉज इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। कैसे ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ता है कि ह्यूमन बिहेवियर विच मीन्स कि एक हाउस होल्ड के पास, इंडिविजुअल के पास इनकम अगर लिमिटेड है, उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर बिहेवियर क्या रहेगा। इफ़ एन इंडिविजुअल, लिख देते हैं आपके लिए, बड़ा आसान रहेगा समझने के लिए। इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ लिमिटेड इनकम फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये पर मंथ, इस लिमिटेड इनकम को देख के एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से ये 1000 रुपये किन किन आइटम्स पे खर्च करेगा, इसका कंजप्शन पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन सी चीज़ें ये कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, इसका कंजप्शन पैटर्न, एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या रहेगा। अगर प्राइस मार्केट में इंक्रीज़ हो जाती है, इसका बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। अगर जो ये एक्सपेंडिचर कर रहा था जिन गुड्स पे, अगर उनका प्राइस डिक्रीज़ हुआ, इस इंडिविजुअल का, इस पर्टिकुलर हाउस होल्ड का बिहेवियर किस तरह से बिहेव करेगा टू द डिक्रीज इन प्राइस, टू द इंक्रीज इन प्राइस। हाउ विल ही कंज्यूम हिज इनकम, हाउ विल ही spend his money, on what type of goods he will spend his money. It is the human behavior which is studied by the subject economics. That's why we call it social science. Dear students, we call economics social science because it deals with the social institutions like markets, firms and governments. These are social institutions. A market is a social institution, a firm is a social institution, firms are social institutions, governments, these are the four social institutions. Economics deals with these institutions. How? It deals with how markets work, it deals with how markets function, it deals with how firms function, how government manages resources, how government manages economic affairs, how firms manage economic affairs, how markets perform different economic activities. That's why we call economics as a social science. Dear students, we call it social science because it examines a relationship between individuals and society in resource allocation. यहाँ पे अगर हम इतना कहें कि इट एग्जाम्स रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, ये किसी और सब्जेक्ट की डेफिनेशन में हमें ले जाएगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्यों इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। बिकॉज इट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इन रिसोर्स एलोकेशन। हाउ the resources which are available in an economy, in a country, they are limited, how they are distributed between the different individuals in a society. This is dealt in the subject economics. That's why we call it social science. Dear students, unlike natural sciences, जो natural science है, economics does not conduct laboratory experiments. हमें ये समझना पड़ेगा why we call it social science, not science, because it does not, like natural sciences, physics, chemistry, etc. Economics does not conduct laboratory experiments. It studies real world human behavior. It studies real world human behavior, like I was referring in the earlier example, when there will be change in price, whether it will increase or decrease, how an individual will behave to the increase of the to increase in price, how he will behave when there is decrease in price. This is the real time world human behavior which is studied in economics, dear students. That's why we call it social science. अभी के बाद, आज के बाद अगर आपको कोई कहे why economics is considered as social science, now answer should be ready from your end. I hope कि आप इसे भी समझ चुके होंगे। थोड़ा सा dear students आगे चलते हैं। प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी की मैंने बात की है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, थोड़ा और डिटेलिंग में बात करते हैं। स्कार्सिटी डियर स्टूडेंट्स, सिंपल अल्फाजों में इट मीन्स लिमिटेडनेस। किसी चीज़ की कमी होना, उसे हम स्कार्सिटी कहते हैं। और स्कार्सिटी, जो प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी है, स्कार्स मीन्स, व्हाट डज मीन स्कार्स मीन्स द रिसोर्सेस अवेलेबल इन अ कंट्री।
अभी तक इकोनॉमी पे आप मत जाएं, कंट्री समझ लें तो आपको कंट्री से समझ आ जाएगा. इकोनॉमी वी विल डिस्कस, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमी एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स. वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बट इंट्रोडक्शन और बेसिक्स से थोड़ा आगे बढ़ के ये सारी चीज़ें हम समझेंगे. स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, व्हाट, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है व्हाट इज स्कार्सिटी. स्टूडेंट, स्कार्सिटी मीन्स व्हेन द रिसोर्सेज अवेलेबल इन अ कंट्री आर लिमिटेड. What are these resources? Land, labor, capital. Capital means machinery. They are limited, not unlimited. Labor, again, it's limited in a country. And land, obviously, it is limited in a country. When the resources are limited and human wants are unlimited, this we call the scarcity, or this we call the problem of scarcity. Scarcity means the limitedness of the resources available. And when there is when the resources are limited but human wants are unlimited, to satisfy these unlimited human wants, we have limited resources. By the face of two, इन दोनों को जब हम सामने रखते हैं कि ह्यूमन इंसानों की ख्वाहिशात हमें पूरी करनी है, जो अनलिमिटेड है, जिनका कोई अंत ही नहीं है, लेकिन रिसोर्सेस उन्हें पूरा करने के लिए, पूरे उन वांट्स को पूरा करने के लिए कम है, तो इन दोनों का जब आमना सामना होता है तो प्रॉब्लम अराइज होती है. डियर स्टूडेंट्स, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी. डियर स्टूडेंट्स, दिस creates the central economic problem. What creates the central economic problem? Limited resources and unlimited human wants. The central problem of an economy. What are these central problems of an economy? We have discussed it in the beginning of the lecture. The central problems of economy arises. These are the problem of scarcity. And what are these problem of scarcity? Because of scarcity, every economy faces three basic problems. What are these three basic problems which economy faces due to scarcity of resources? The one is what to produce. We have discussed it, but briefly let me recap a bit. What is the first problem? Is what to produce, which means we have to choose between which good is to produce, which means कि अगर हमारे पास लिमिटेड इनकम है, 100 रुपी में हम कौन सा, ये 100 रुपी इन्वेस्ट करके फॉर एग्जांपल कौन सा गुड बनाएं. और अ बेटर एग्जांपल इज वी हैव अ पीस ऑफ लैंड, उस पर हम कोई क्रॉप भी, फॉर एग्जांपल राइस भी कल्टिवेट कर सकते हैं. उस पर हम बिल्डिंग भी बना सकते हैं, अपने लिए घर भी बना सकते हैं, हाउस भी बना सकते हैं. पीस ऑफ लैंड लिमिटेड है बट वांट्स बहुत सारी है. घर भी बनाना है, बिल्डिंग भी बनानी है, क्रॉप भी कल्टिवेट करना है वगैरह, लेकिन एक ही चीज़ हो सकती है एट अ टाइम. अब कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस करना है डियर स्टूडेंट्स? अब क्रॉप को इस लैंड पे उगाना है या बिल्डिंग बनानी है? हमें व्हाट टू प्रोड्यूस में हम लोगों के लिए फूड, एक कंट्री में लोगों के लिए लिमिटेड रिसोर्सेस है चीज़ें तैयार करने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. अब लोगों के लिए हम फूड और क्लॉथ्स प्रोड्यूस करें इकोनॉमी में, या मिलिट्री के लिए गन्स, मिलिट्री जो प्रोडक्ट्स, मिलिट्री गुड्स जो है उनके लिए गन्स बनाएं, आर्टिलरी बनाएं, टैंक्स बनाएं. इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ बना सकते हैं. गिवन द कंडीशंस वो हम डिसाइड करते हैं क्या बनाना है, लेकिन एक ही चीज़ को बना सकते हैं. ये प्रॉब्लम इसलिए आ जाती है बिकॉज रिसोर्सेस आर स्कार्स. अगर हमारे पास वसाइल बहुत सारे होते तो हम गन्स भी बना लेते फॉर मिलिट्री, हम क्लॉथ्स भी बनाते, फूड भी लोगों को दे देते, शेल्टर दे देते, हम सारी चीज़ें कर लेते. बट ये प्रॉब्लम अराइज इसलिए होती है बिकॉज द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड. डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड बेसिक प्रॉब्लम जो बिकॉज ऑफ दिस स्कार्सिटी प्रॉब्लम कोई भी इकॉनमी फेस करती है, दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस. कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, कौन से तरीके का यूज़ करके हम वो पर्टिकुलर गुड, वेदर वो फूड हो या मिलिट्री प्रोडक्ट्स हो, गन्स हो, आर्टिलरी हो, क्या यूज़ करना है, हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम, विच मीन्स कि हम लेबर को लगा के वो कोई भी जो गुड हमें बनाना है, और वेदर फूड बनाना, क्लॉथ बनाने या गन्स आर्टिलरी बनानी है, लेबर का यूज़ करके बनाएं या कैपिटल का यूज़ करके बनाएं. ये प्रॉब्लम भी इसलिए रेज होती है कि वी हैव डिस्कस्ड हमारे पास लेबर भी लिमिटेड है, कैपिटल भी लिमिटेड है. अगेन तीसरी प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, विच मीन अब अगर हमने डिसाइड कर लिया है व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सा गुड बनाना है, कैसे बनाना है, लेबर का इस्तेमाल करके, कैपिटल का, या दोनों का इस्तेमाल करके. ये दो चीज़ें तो हो गई इन दो बेसिक प्रॉब्लम्स से. वी हैव टैकल्ड विद दीज टू बेसिक प्रॉब्लम्स विच एनी इकोनॉमी फेस. देन देयर कम्स द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस, विच मीन्स देयर इज़
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी इकोनॉमी में होती है वो अनइवन होती है, विच मीन्स हमें रिच भी देखने को मिले जिनके पास पैसा बहुत होगा, पुअर भी देखने को मिलेंगे जिनके पास बहुत कम पैसा होगा, और एक मिडल सेक्शन भी है, मिडिल क्लास ग्रुप भी है इकोनॉमी में जिनके पास थोड़ा बहुत इनकम है, ना उतनी ज़्यादा है ना उतनी कम है। अब हम प्रोडक्ट्स किस तरह से बनाएं, क्या ये रिच के लिए ही बनाएं, क्या ये मिडिल क्लास के लिए बनाएं या पुअर के लिए बनाएं, ये हम प्रॉब्लम फेस करते हैं बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन एन इकोनॉमी इज़ uneven, dear students. These are the three basic problems, central problems of an economy, which any economy face due to the problem of scarcity. Dear students, आगे थोड़ा सा चलते हैं कि इकोनॉमी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने समझा है, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है which deals with the human behavior and tries to understand and tells us how humans make choices। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट अभी तक जो आपने समझा है, इकोनॉमिक्स को एसेंशियली साइंस ऑफ चॉइस कहा जाता है। अभी आप कहेंगे कि सर आपने इसे सोशल साइंस का विच डील्स विद हाउस होल्ड मैनेजमेंट, उसके बाद चलते चलते कहा है कि फिर अब ये इकोनॉमिक अफेयर्स स्टीवलेज स्टेट एंड नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे किस तरह से इकोनॉमिक अफेयर्स को मैनेज किया जा सकता है। अब आप ये कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सोशल साइंस उसको आप एक सिंगल डेफिनेशन से समझ नहीं सकते हैं। और अगर ये सोशल साइंस डायनेमिक हो, जो चेंज होता रहता हो, इसकी डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग भी चेंज होती रहती है, और अगर इस सब्जेक्ट का स्कोप जो दायरा है वो भी बढ़ता रहता हो डे बाय डे, ओवर द पीरियड इसका स्कोप बढ़ रहा है, ये डायनेमिक है, ये सोशल साइंस इन नेचर है, सोशल साइंस मीन्स कि इट इज़ डायनेमिक, इसको आप एक डेफिनेशन से नहीं समझ सकते हैं। दैट्स वाई कि आपको बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली है जिससे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी कि व्हाट द इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। इकोनॉमिक्स डियर स्टूडेंट्स इज साइंस ऑफ चॉइस। व्हाट डज इट मीन इट्स साइंस ऑफ चॉइस? डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, अभी तक यही डिस्कस कर रहे थे कि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, स्कार्स है। चूजिंग वन ऑप्शन मीन्स गिविंग अप अनदर। दिस लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डियर स्टूडेंट्स, बता देते हैं आपको व्हाट इज द when we are referring or defining economics as a science of choice, it means it deals with कि अगर हमें एक चीज़ बनानी है रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ लैंड, अगेन हम उसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, पीस ऑफ लैंड है, इस पे हम अगर राइस कल्टिवेट करने का डिसाइड करें, हम दूसरा ऑप्शन जो है वो खो देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, विच मीन्स हम इस पे हाउस भी बना सकते हैं। विच मीन्स कि इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू reach to the conclusion where we can decide whether cultivation of rice is important or constructing a house is important। हमें when we face the problem of choice कि हमें चूज करना है कि रिसोर्स लिमिटेड है, यहाँ पे कौन सी चीज़ को हमें, कौन से प्रोडक्ट को बनाना है या कौन सी सर्विस दे देनी है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है, इकोनॉमिक्स हेल्प्स हियर। इट इज द साइंस विच डील्स विद दीज चॉइसेस। How an individual makes choices whether he has to cultivate rice on a piece of land or whether he has to construct house, which means when we select one option we give up another. Dear students, when we have two options available but we can choose only one, in case of this example we have a piece of land, limited resource, and we have two options whether we can cultivate rice on that piece of land or we can construct house on that piece of land. But we, for instance, we are choosing to cultivate rice on that piece of land, but we are giving up the house. We have decided not to construct house, but which means we are giving up the house, construction of house. This trade-off, dear students, in economic terminology is called opportunity cost, which means the opportunity cost of cultivating rice is giving up construction of house। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, सिंपल भाषा में आप समझें, आसान ज़बान में आप समझेंगे कि हमें इसी पीस ऑफ लैंड पे अगर चावल को उगाना है, उसके लिए हम मकान नहीं बना रहे हैं, उस ऑप्शन को छोड़ रहे हैं। जो उस मकान का छोड़ना हुआ, दैट इज़ अ कॉस्ट एंड दैट इज़ अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस। Dear students, economic terminology में this opportunity cost term is important. We will try to understand this term
इन डिटेल इन फ्यूचर लेक्चर्स, बट हियर ये डिस्कशन आपके लिए ज़रूरी था। आगे थोड़ा सा चलते हैं, किस तरह से इकोनॉमिक्स एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट से नेशनल इकोनॉमी तक पहुंची है, जर्नी को थोड़ा सा देख लेते हैं। द जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी समराइज्ड एज डियर स्टूडेंट्स। पहले हाउस होल्ड मैनेजमेंट, किस तरह से हाउस होल्ड इकोनॉमिक अफेयर्स मैनेज करता है। फिर विलेज इकॉनमी किस तरह से चलती है, विलेज इकॉनमी से स्टेट इकॉनमी किस तरह से चलती है, स्टेट जो है अपने इकोनॉमिक अफेयर्स को किस तरह से मैनेज करती है। फिर स्टेट से नेशनल, नेशनल से ग्लोबल तक पहुंची है। डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स आज की अगर हम बात करें, इट डील्स विद द कम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम, नॉट ओनली जस्ट हाउस होल्ड। हम हाउस होल्ड से चलते चलते एक कम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम में आए जो नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को समझाती है, समझाने की कोशिश करती है। सब्जेक्ट, ये स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा समझते हैं कि अब अगर हम मॉडर्न एरा में आ गए, नाउ द इकोनॉमिक्स डज नॉट ओनली डील विद हाउस होल्ड, it does not deals with the village economy or state economy, it deals with the national and global economy. It has now become a complex economic system. Then in the modern context, how we understand what economics is, आज हम इकोनॉमिक्स को क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं। अब इकोनॉमिक्स की मीनिंग या इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ड्यू टू द चेंज इन द स्कोप, क्योंकि इसका स्कोप ब्रॉडन हुआ है, इकोनॉमिक्स डायनेमिक है तो इसमें बहुत सारी चेंजेस आई है। अब आज प्रेजेंट टाइम में हम इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ये डील किन चीज़ों के साथ करता है। बेसिक एसेंस डियर स्टूडेंट्स वही रहेगा, बेसिक डेफिनेशन वही रहेगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वही रहेगी, लेकिन उसी के साथ आज के दौर में क्योंकि स्कोप बड़ा है तो इकोनॉमिक्स को हम क्या समझते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़ allocate scarce resources among competing uses. Dear students, it means इस पॉइंट को समझना बड़ा ज़रूरी है, किस तरह से एक इंडिविजुअल और सोसाइटीज़ अपने जितने भी रिसोर्सेस उनके पास हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग competing ends. What does this mean, competing ends, dear students? Competing uses. It means कि एक जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं इनको हम बहुत सारे यूजेस में लगा सकते हैं, इनको हम बहुत सारे यूजेस में लगा सकते हैं, लेकिन कौन से जो बहुत इम्पॉर्टेंट, जो बहुत सारे यूजेस हैं तो यूजेस का अपने आप में कंपटीशन है, ठीक है। उनमें से कौन से यूजेस पे हम ये रिसोर्सेस लगाते हैं, इकोनॉमिक्स इनके साथ डील करती है। एक एग्जांपल छोटी सी, जो डियर स्टूडेंट्स मिल्क है, मिल्क से आप कप ऑफ टी भी बना सकते हैं, चाय बनाने के लिए मिल्क का यूज़ करेंगे। आप मिल्क से कर्ड भी बना सकते हैं, मिल्क से आप चीज़ भी बना सकते हैं, मिल्क से आप बटर भी बना सकते हैं, ठीक है। देयर आर मल्टीपल यूज़ ऑफ मिल्क, दूध के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। ये सारे यूजेस इंपॉर्टेंट है, ये एक दूसरे में कंपटीशन इनका चलता रहता है, और जो पहली प्रायोरिटी ह्यूमंस की है, जो उनकी वांट्स है, जो पहली प्रायोरिटी पे वांट है, सबसे पहले ऑफ उसको करेंगे। फॉर इंस्टेंस मुझे पहले चाय का कप चाहिए, बटर अगर नहीं भी मिलेगी तो कोई इशू नहीं है, फॉर दैट आई यूज़ मिल्क फॉर कप ऑफ टी। दिस इज़ हाउ एन इंडिविजुअल मेक्स चॉइस, he allocates his resources for competing uses. Competing uses means there are multiple uses of single or of a particular resource, but only we put resources only in use where the that particular want is important, जो गुड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसी को बनाने के लिए हम अपने रिसोर्स को लगा देते हैं। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स मॉडर्न टाइम्स में हम समझने की कोशिश करते हैं। इट स्टडीज़ The economics, dear students, studies production. It studies distribution, it studies exchange, and it studies consumption of wealth. Dear students, these are economic terminologies: production, distribution, exchange, and consumption of wealth. इन्हें हम फ्यूचर लेक्चर्स में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। Here आप इतना याद रखें कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट it deals with or it studies, in the modern times we understand economics as a social science which studies production, distribution, exchange, and consumption of wealth. Dear students, economics studies human welfare. This is an important, this is where कि एरिस्टोटल की जो सम डेफिनेशन है जो उन्होंने दी थी और डिफ्रेंशिएट किया था, डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन ओक्योनॉमिक्स एंड क्रीमेटिस्टिक्स. Crematistics is the
art of accumulation of wealth, but economics is something different. It tells us how to make choices, how to use limited resources for satisfying unlimited human wants. It tells us, it studies human welfare, how to use these limited resources so that कि इंसानों को उन जो भी सोसाइटीज़ है, ह्यूमंस हैं, इंडिविजुअल्स है, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो, ह्यूमंस का वेलफेयर हो इन रिलेशन टू मटेरियल रिसोर्सेज, विच मीन्स कि हाउ individuals make their lives better, how they earn more, how they satisfy more needs, how they make their lives better, how they earn more. when an individual when an individual is able to satisfy more and more his wants, in economic terminology, he is satisfying his material wants. He's satisfying his material wants. When he accumulates more wealth, more land, satisfies all his primary essential needs, in economic terminology, we understand that this is the human welfare. So, dear students, long story short, this was a basic understanding of the subject economics. I hope कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल रहा होगा, आपका रेस्पॉन्स और रिएक्शन बता देगा कि और इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू आगे करना चाहिए या नहीं, और आपके कमेंट्स हमें बता देंगे कि और कौन सी चीज़ें हमें बेहतर करनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच.